listeners, myself Vishesh Chatwani. I am a chartered accountant and assistant professor in government college. Well, देखिए पहले अगर आप ये सोचिए कि अगर एक व्यक्ति है वो बिजनेस करता है, वहाँ से तो उसे प्रॉफिट होता है, लेकिन जो उसने मकान किराए पे उठाया उसमें उसको नुकसान हुआ। हो सकता है उसने इंटरेस्ट ज़्यादा पे किया हो इसलिए उसे लॉस हुआ हो। तो बात यह है कि वो प्लस माइनस कर पाएगा या नहीं कर पाएगा, या केवल उसे बिजनेस की इनकम पे ही टैक्स देना होगा, ये सब जानने लायक बात है। तो ये जो प्लस माइनस हो पाना है ना, इसे बोलते हैं सेट ऑफ होना। अभी अपन देखेंगे। और अगर कोई चीज़ प्लस माइनस नहीं हो सकती तो उसे अगले साल के लिए ले जाने को बोलते हैं कैरी फॉरवर्ड करना। तो आज का जो अपना टॉपिक है वो है सेट ऑफ लॉसेस एंड कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉसेस। ज़रूरी नहीं है कि हर जगह प्लस माइनस यानी सेट ऑफ करना पॉसिबल हो, और ये भी ज़रूरी नहीं है कि हर बार कैरी फॉरवर्ड होता ही हो। इसीलिए आपको बहुत सारे रूल्स देखने पड़ेंगे। चलिए सर अपन रूल्स शुरू करते हैं। देखिए सबसे पहले आपके पास नियम आ रहा है, कहता है कि इस अध्याय का उद्देश्य है हानियों को आपस में एडजस्ट करना तथा नॉन सेट ऑफेबल लॉसेस को आगे ले जाना है। इसका पहला रूल क्या है कि एक ही हेड में प्रॉफिट भी हो और लॉस भी हो तो दोनों आपस में सेट ऑफ हो सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि मेरे पास एक मकान है, वो मकान मैंने किराए पे दिया और उस मकान से मैंने 2 लाख रुपए कमाए, और एक और मकान है उसे मैंने किराए पे दिया और वहाँ से मुझे 40,000 की हानि हुई। तो गवर्नमेंट हमें ये नहीं कहेगी कि आपको इस 2 लाख का टैक्स देना है और इस 40,000 को छोड़ दो, बल्कि मैं गवर्नमेंट को कहूँगा कि सर देखो, हाउस प्रॉपर्टी में प्रॉफिट भी हुआ है तो लॉस भी हुआ है, तो मुझे इसे एडजस्ट करने की अनुमति दी जाए, और अनुमति दी जाएगी तो ये 1,60,000 रुपये आपकी इनकम मानी जाएगी। ऐसा नहीं कि गवर्नमेंट केवल आपसे 2 लाख पे टैक्स ले लेगी। नो, आपको एक हाउस प्रॉपर्टी में अगर लॉस है और एक हाउस प्रॉपर्टी में इनकम है तो उसे प्लस माइनस करने की अनुमति दी जाएगी। इसी तरह मान लीजिए कि आप एक बिज़नेस करते हैं, वहाँ से आपने 5 लाख रुपये कमाया, और एक और बिज़नेस है वहाँ से आपने 3 लाख का नुकसान हुआ, तो आपकी बिजनेस की इनकम 2 लाख रुपए ही मानी जाएगी। ये जो लेस हो पाना है इसी को बोलते हैं सेट ऑफ कर पाना, और इस तरह के सेट ऑफ को बोलते हैं इंटर सोर्स एडजस्टमेंट। इंटर सोर्स एडजस्टमेंट या इंटर सोर्स सेट ऑफ, या इसको एक और तरीके से बोला जा सकता है इंट्रा हेड एडजस्टमेंट, इंट्रा हेड सेट ऑफ। इसमें आप देखिए आपने अपना हेड चेंज नहीं किया। आप यहाँ पहले उदाहरण में आप हाउस प्रॉपर्टी हेड में ही हैं, दूसरे वाले पॉइंट में आप बिजनेस हेड में ही हैं। या सपोज कीजिए कि एक बार की जगह से आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हुआ 5 लाख का, और एक जगह आपको शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस हुआ 1 लाख का। यहाँ पे भी आपको अनुमति मिलेगी। शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस को लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन से एडजस्ट करने की अनुमति है, और आपकी शेष इनकम 4 लाख ही मानी जाएगी। कहने का मतलब है आप किसी और हेड में नहीं गए, अपने ही हेड में आपने एडजस्टमेंट किया और आप कर पाते हैं। ठीक है, इसे इंट्रा हेड एडजस्टमेंट या इंटर सोर्स एडजस्टमेंट कहते हैं। जैसे कि मैंने बताया कि एक हाउस प्रॉपर्टी में इनकम, दूसरी हाउस प्रॉपर्टी में लॉस, एक बिजनेस का प्रॉफिट, दूसरे बिजनेस का लॉस, एक कैपिटल गेन, दूसरी जगह से लॉन्ग टर्म लॉस या शॉर्ट टर्म लॉस एडजस्ट कर सकते हैं। लेकिन ये नियम इतना भी सिंपल नहीं है। अब इसके कुछ अपवाद भी हैं। ठीक है, इसके अपवाद क्या है कि जैसे मैंने अभी कहा कि अगर आपके पास शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस है तो इसे आप लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन से एडजस्ट कर सकते हैं। जैसे यहाँ हो सकता है कि आपके पास 5 लाख का प्रॉफिट हो और यहाँ आपके पास 1 लाख का नुकसान हो, तो आप ये कर सकते हैं। लेकिन ये वाइसा वर्सा पॉसिबल नहीं है, दैट इज उल्टा पॉसिबल नहीं है। उल्टा मतलब क्या कि अगर आपके पास शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है और अगर आपके पास लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस है तो आप इसे सेट ऑफ नहीं कर सकते। ठीक है, अगर मैं ऐसे लॉन्ग टर्म को बड़ा भाई बोलूँ और शॉर्ट टर्म को छोटा भाई बोलूँ तो इसका मतलब ये है कि अगर छोटा भाई परेशानी में है तो बड़ा भाई तो उसकी मदद कर सकता है, लेकिन बड़ा भाई परेशानी में है, लॉन्ग टर्म परेशानी में है, तो शॉर्ट टर्म उसकी मदद नहीं कर सकता। हाल फिलहाल आपको 5 लाख पे ही टैक्स देना पड़ेगा, और जो लॉस सेट ऑफ नहीं हो पाता फिर उसे हम अगले साल के लिए पहुंचा देते हैं कि इसको हम बाद में देखेंगे। उसको बोलते हैं कैरी फॉरवर्ड करना।
तो ये आपका फिर कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। ठीक है सर। इसके बाद आप देखिए, इसी तरह से स्पेकुलेशन लॉस को बिजनेस प्रोफेशन के प्रॉफिट से एडजस्ट नहीं कर सकते। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। एक होता है बिजनेस प्रॉफिट जो कि आपका रेगुलर बिजनेस प्रॉफिट होता है, और एक होता है स्पेकुलेशन। एक मैंने बताया जैसे बिजनेस प्रॉफिट होता है और एक होता है स्पेकुलेशन प्रॉफिट। हो सकता है कि आपको स्पेकुलेशन से आपने 5 लाख रुपए कमाया, आपने किसी वस्तु का भाव प्रिडिक्ट किया और फिर उसका अग्रिम सौदा कर लिया, और वो सौदा आपने डिलीवरी लेने के उद्देश्य से किया, वो सट्टे के सौदे कहलाते हैं। तो मैं यहाँ सट्टे में क्रिकेट का सट्टा, जुए का सट्टा की बात नहीं कर रहा हूँ, जो बिजनेस ट्रांजेक्शन का स्पेकुलेशन होता है उसकी बात कर रहा हूँ। तो वहाँ से आपने 5 लाख रुपए कमाया, और जो आपने ऑर्डिनरी बिजनेस किया वहाँ से आपको हो सकता है 3 लाख का नुकसान हुआ। तो यहाँ आपको प्लस माइनस करने की अनुमति मिलेगी। ठीक है। तो अगर मैं बिजनेस प्रॉफिट को बोलूँ शरीफ भाई और स्पेकुलेशन को बोलूँ जुआरी भाई, तो अगर आपका शरीफ भाई परेशानी में है तो ये जुआरी भाई उसकी मदद करेगा, समझाने के लिए कह रहा हूँ। लेकिन अगेन ये वाइसा वर्सा पॉसिबल नहीं है। यानी अगर ऐसा होता कि आपका बिजनेस प्रॉफिट प्लस में होता और स्पेकुलेशन प्रॉफिट में आपको लॉस होता, तो आपको ये लेस करने की अनुमति नहीं मिलती। तो ये 2 नियम आपको याद रखने हैं। इसमें आधा लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म की मदद कर सकता है, उल्टा पॉसिबल नहीं है। इसी तरह स्पेकुलेशन प्रॉफिट से आप बिजनेस लॉस को कवर कर सकते हो, लेकिन इसमें भी उल्टा पॉसिबल नहीं है। ठीक है। अब जैसे एक होता है, एक और एग्जांपल मैं बता रहा हूँ, एक होता है हॉर्स रेसेस को मेंटेन करना। हमने अदर सोर्स जब टॉपिक पढ़ा था तो मैंने बताया था एक खास तरह का बिजनेस होता है जिसमें आप हॉर्स रेस को मेंटेन करते हो, ये बिजनेस होता है। और ये एक ऐसा बिजनेस है जिसे अदर सोर्स में देखा जाता है। अब अदर सोर्स में इंटरेस्ट वगैरह की इनकम भी होती है, लेकिन अगर आपने इंटरेस्ट से मान लीजिए कि 50,000 रुपये कमाया और हॉर्स रेस मेंटेन के बिजनेस में आपको 10,000 का नुकसान हुआ, तो ये नुकसान आप यहाँ से प्लस माइनस नहीं कर सकते। कहने का मतलब है हॉर्स रेस मेंटेनेंस का जो बिजनेस होता है जो कि अदर सोर्स के आइटम है, उसे आप अदर सोर्स की ही बाकी आइटमों से एडजस्ट नहीं कर सकते। तो जब क्वेश्चन शुरू हुआ या नियम शुरू हुआ तो मैंने बताया कि आप एक हेड में आपस में प्लस माइनस कर सकते हो, लेकिन इसके कुछ अपवाद भी हैं। कुछ जगह आप सेम हेड होते हुए भी प्लस माइनस नहीं कर सकते। दैट्स वाई ये टॉपिक सुनना पढ़ना ज़रूरी है। ठीक है। इसके बाद अपन इसके प्रैक्टिकल क्वेश्चन करेंगे तो आप और चीज़ों को बेटर समझ पाएंगे। इसी तरह से आप देखिएगा कि आपके कुछ सोर्सेज ऐसे होते हैं जिनको टैक्स फ्री सोर्सेज बोलते हैं। टैक्स फ्री सोर्सेज होते हैं जैसे एग्रीकल्चर इनकम। एग्रीकल्चर इनकम का एक खास तरह से टैक्सेशन होता है, पर मोटे तौर पे कह सकते हैं कि एग्रीकल्चर इनकम हुई तो टैक्स नहीं लगेगा। तो इसका मतलब ये भी हुआ कि अगर एग्रीकल्चर से लॉस हुआ तो आप उसका सेट ऑफ नहीं कर सकते। एग्रीकल्चर से प्रॉफिट हुआ वो एग्जेम्प्ट होता है, तो एग्रीकल्चर से होने वाले लॉस का भी आप सेट ऑफ नहीं कर सकते। इसी तरह से अगर आप किसी फर्म में पार्टनर हैं, और वहाँ से आपको शेयर मिलता है, ठीक है, प्रॉफिट का हिस्सा मिलता है, तो वो जनरली एग्जेम्प्ट होता है, तो ऊपर कोई टैक्स नहीं लगता। तो इसी के कंटिन्यूएशन में बात यह है कि अगर फर्म को लॉस हुआ और आपको हानि में हिस्सा मिला, शेयर इन लॉस मिला, तो उसका भी कोई एडजस्टमेंट नहीं होगा। तो मैं अभी इस स्लाइड में आपको क्या बता रहा हूँ, वो लॉसेस जो सेट ऑफ नहीं हो पाते। और एक है कि अगर आपका बिजनेस फ्री ट्रेड जोन में है, एक ऐसे क्षेत्र में बिजनेस है या एक ऐसे टाइम पीरियड के लिए आपको टैक्स हेवन पीरियड अलाउ किया गया है कि दैट इज़ कुछ समय तक आपको टैक्स नहीं भरना। तो अगर आप प्रॉफिट कमाएंगे तो आप टैक्स नहीं भरेंगे, और अगर आपको लॉस है तो उस लॉसेस की भरपाई भी नहीं होगी। तो ये वीडियो आप वापस अभी सुनिएगा, मतलब एक बार तो सुन लीजिए, फिर वापस एक बार आप ध्यान से सुनेंगे तो आपको समझ में आएगा कि सर ने किन किन चीज़ों के लिए मना किया, कि इन चीज़ों को आप एडजस्ट नहीं कर सकते। वीडियो में दोबारा रिपीट करने का कोई सेंस नहीं है, कि आप वापस प्ले करके आराम से देख सकते हैं। ठीक है सर, अपन आगे बढ़ते हैं। ये पहला नियम हो चुका है। दूसरा नियम ये है कि अलग अलग हेड के प्रॉफिट लॉस भी आपस में सेट ऑफ हो सकते हैं। पहले कोशिश करनी है कि आपको उसी हेड में प्लस माइनस करना है, और उसी हेड में प्लस माइनस को मैं बोलता हूँ कि एक ही घर में अगर आप हो सकता है घर का घर में सलझा दो, एक भाई दूसरे भाई की मदद कर दे, कभी कभी मना कर देगा, बट जनरली एक भाई दूसरे भाई से हेल्प ले ले।
फैमिली का फैमिली में, हेड का हेड में। लेकिन अगर आपको फैमिली से फैमिली में मदद नहीं मिल पा रही है तो आप आसपास के हेड में जा सकते हो। आप अच्छे से जानते हो कि आपका सैलरी हेड होता है, हाउस प्रॉपर्टी हेड होता है, बिजनेस प्रोफेशन हेड होता है, कैपिटल गेन हेड होता है और आपका अदर सोर्स हेड होता है। तो अगर आपको उसी सेम हेड में मदद नहीं मिल रही है तो आप पड़ोसी हेड्स में जा सकते हो। ये नियम है। यानी जैसे अगर आपको हाउस प्रॉपर्टी से 2 लाख का नुकसान है और बिजनेस प्रोफेशन से 5 लाख का प्रॉफिट है तो आप इसको यहाँ से भी एडजस्ट कर सकते हो। इसे हम कहते हैं इंटर हेड एडजस्टमेंट। दिस इज नोन एज इंटर हेड एडजस्टमेंट। इसका सेक्शन 71 है। तो पहले वाले का सेक्शन 70 था, इसका सेक्शन 71 है। जैसे एग्जांपल इन्होंने भी यही लिया है कि अगर एक हाउस प्रॉपर्टी से लॉस हो और दूसरे बिजनेस से प्रॉफिट हो तो सेट ऑफ हो सकता है, या हो सकता है कि आपको बिजनेस से नुकसान हुआ हो और आपको कैपिटल गेन से प्रॉफिट हुआ हो तो आप इसे भी सेट ऑफ कर सकते हैं। ठीक है। तो जनरल नियम ये है कि आपस में भी, यानी एक हेड दूसरे हेड से भी प्लस माइनस कर सकता है, सेट ऑफ हो सकता है। लेकिन इसके भी अपवाद हैं। अब यूँ समझिए कि मैंने अभी जैसे कहा कि आपके 5 हेड होते हैं, लाइक सैलरी, HP, बिजनेस प्रोफेशन, कैपिटल गेन और अदर सोर्स। इसमें अगर आपका बिजनेस के अंदर नुकसान है मान लीजिए 3 लाख का और आपकी सैलरी से इनकम है 8 लाख रुपए, तो आप इसको यहाँ से सेट ऑफ नहीं कर सकते। तो बिजनेस प्रोफेशन से होने वाले लॉस की भरपाई आप सैलरी हेड से नहीं कर सकते। आप बिजनेस प्रोफेशन के लॉस की भरपाई हाउस प्रॉपर्टी से कर सकते हैं, कैपिटल गेन से कर सकते हैं, अदर सोर्स से भी कर सकते हैं। लेकिन सैलरी हेड इसका एंटी है, पता नहीं क्यों। तो सैलरी हेड से आप बिजनेस लॉस की भरपाई नहीं कर सकते, ये आप याद रखिए। इसी तरह से आप ये समझिए कि अगर आपके पास कैपिटल गेन में लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस है 1 लाख रुपए का और शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस है 2 लाख का, तो ये जो 3 लाख का नुकसान हुआ, लॉन्ग टर्म लॉस और शॉर्ट टर्म लॉस, ये भी आप पास वाले हेड से एडजस्ट नहीं कर सकते। तो ये भी आपको याद रखना है कि कैपिटल गेन की अपने पड़ोसियों से नहीं बनती। मतलब बिजनेस प्रोफेशन की तो फिर भी एक ही से खुन्नस है, एक ही से लड़ाई है कि सैलरी हेड से नहीं बनती, दैट्स ओके। लेकिन कैपिटल गेन तो इतना वो है कि इसकी आसपास के चारों पड़ोसियों से नहीं बनती, किसी से भी इसकी प्लस माइनस नहीं हो सकती। तो फिर सर ऐसे लॉस का क्या होगा? ऐसे लॉस को हम आगे ले जाएंगे। आगे ले जाएंगे का मतलब ये होता है कि अगले साल अगर कैपिटल गेन हुआ तो उसमें से प्लस माइनस करेंगे। इसका मतलब ये है कि अगर जैसे अभी यही सिचुएशन होती, मान लो सैलरी में इनकम है, बिजनेस प्रोफेशन में लॉस है और लॉन्ग टर्म कैपिटल में लॉस है, तो इसका कुछ नहीं होगा। अगले साल बिजनेस में जब प्रॉफिट होगा तब इस 3 लाख को वहाँ एडजस्ट कर पाएंगे। इस कैपिटल लॉस का भी अगले साल अगर कैपिटल गेन होगा तो वहाँ उसे एडजस्ट कर पाएंगे। और हाल फिलहाल आपको 8 लाख रुपए पे टैक्स देना पड़ेगा। तो आपको ये सिंपल मैथ्स नहीं होता। अगर ये सिंपल मैथ्स होता तो आप ये कहते कि 8 लाख रुपए हमने सैलरी में कमाया और 6 लाख का हमारे को यहाँ नुकसान हो गया, तो बाकी हम 2 लाख का ही टैक्स भरेंगे और 2 लाख का तो टैक्स होता नहीं है। समथिंग आप कहते हैं हमारा टैक्स नहीं बनता, लेकिन गवर्नमेंट अपने नियम चलाएगी। दैट इज़ नियम गवर्नमेंट तो क्या, इन द सेंस इनकम टैक्स एक्ट 1961 में नियम बने हुए हैं, तो वही नियम चलेंगे, आपके और मेरे कहने से नहीं होगा। ठीक है। इसी के बाद अगर आपको कैजुअल लॉस होता है तो उसे आप कभी भी सेट ऑफ नहीं कर पाओगे। सपोज करो कि आपने किसी हॉर्स रेस पे दांव लगाया। ठीक है। आपने किसी हॉर्स रेस पे 50,000 रुपये दांव में लगाया और आप हार गए, आपको नुकसान हो गया, तो ये लॉस आप कभी भी सेट ऑफ नहीं कर पाओगे। और जनरली आप, जैसे मैं बार बार बोल रहा हूँ कि सेट ऑफ नहीं कर पाओगे तो कैरी फॉरवर्ड होगा, लेकिन ये लॉस कैरी फॉरवर्ड भी नहीं होगा। इस लॉस का बाद में भी कुछ नहीं होगा, ना अभी कुछ होगा ना बाद में कुछ होगा, ये बस गया। अगर आपने जैसे लॉटरी के अंदर आपने टिकट खरीदे और आपने सपोज करो 40,000 के टिकट खरीदे, बट बैड लक आपका लॉटरी नहीं लगा। कुछ स्टेट्स में लॉटरी बाय द वे चलती है, अभी भी इंडिया में कुछ स्टेट्स में लॉटरी चलती है। तो 40,000 आपने लॉटरी में गंवा दिए, तो आप ये चाहेंगे कि सर प्लस माइनस करने का मौका मिलना चाहिए। तो गवर्नमेंट देखो इस मामले में लॉटरी से जो इनकम होती है उसे तो इनकम में जोड़ देती है। अगर आपने बाय द वे लॉटरी में पैसे जीते होते तो वो तो आपकी इनकम में, कैजुअल इनकम में जोड़ देगी, अदर सोर्स में जोड़ देगी। लेकिन अगर आपको लॉस है तो आपको छोड़ देगी, जाओ लॉटरी खींचते क्यों।
दैट इज़ ये एक तरह से इस चीज़ को डिस्करेज करने का तरीका है। तो ये मतलब एक तरह से गवर्नमेंट के लिए प्लस प्लस है। अगर कमाई हो रही है बंदे को तो गवर्नमेंट उसमें से अपना टैक्स ले लेती है, और वो भी बहुत तगड़ा 30% टैक्स ले लेती है। तो अगर लेकिन नुकसान हो रहा है तो गवर्नमेंट बोलेगी तुम जानो, तुम्हारा काम जाने, लॉटरी खींचते ही क्यों, घोड़े पे दांव लगाते ही क्यों, मेहनत क्यों नहीं करते। चलिए, इसके बाद है आपको रूल थर्ड है कि कुछ इनकम ऐसी होती है जिन पर टैक्स नहीं लिया जाता, जैसे ये पॉइंट हो चुका है, जैसे एग्रीकल्चर इनकम, बिजनेस इनकम फ्रॉम द बिजनेस विच इज सेटअप इन द फ्री ट्रेड जोन। तो उसका लॉस आपका ना तो सेट ऑफ होगा और ना वो आपका कैरी फॉरवर्ड होगा। तो जैसे मैंने बताया कि अगर एग्रीकल्चर इनकम है, मोटे तौर पे ये है कि एग्रीकल्चर से जो आप पैसा कमाते हैं उस पर कोई टैक्स नहीं लगता। तो अगर आपको कभी लॉस हुआ, तो वो भी आपको प्लस माइनस करने को नहीं मिलेगा और ना ही कैरी फॉरवर्ड करने को मिलेगा। एक बार फिर बता दूं कि अगर जैसे मान लीजिए कि एक फर्म है, उसके अंदर ए, बी और सी 3 साझेदार हैं, और फर्म ने मान लेते हैं 6 लाख रुपए कमाया और सी के हिस्से में 2 लाख रुपए आया, तो इस 2 लाख रुपए पे टैक्स भरने की ज़रूरत नहीं है। इसके पीछे लॉजिकल रीज़न ये भी है कि फर्म पहले ही 6 लाख का टैक्स दे चुकी होती है, तो वापस उस 6 लाख का जब बंटन होगा, डिस्ट्रीब्यूशन होगा, तो इस 2 लाख रुपए पे सी को टैक्स देने की ज़रूरत नहीं है। ये तो हो गई एक बात, यानी ये जो इनकम हुई ये हुई टैक्स फ्री सोर्स हुआ सी के पॉइंट ऑफ व्यू से। अब अगर मान लीजिए कि 6 लाख के प्रॉफिट की जगह अगर 6 लाख का नुकसान हो गया, तो सी के हिस्से में 2 लाख रुपए की हानि आएगी, इसके कैपिटल खाते में से 2 लाख रुपए कटेंगे, लेकिन इस 2 लाख रुपए के लॉस का कुछ भी नहीं होगा, ना ये सेट ऑफ होगा ना ये कैरी फॉरवर्ड होगा। इसी तरह गवर्नमेंट किसी उद्योग को प्रमोट करने के लिए टैक्स हॉलीडे पीरियड अनाउंस करती है। जैसे गवर्नमेंट ने कह दिया कि भाई आप ये उद्योग डालिए और 5 साल तक आपको टैक्स देने की आवश्यकता नहीं है, अगर आप कमाएंगे तो टैक्स देने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन जिसने उद्योग डाला उसको सपोज करो पहले साल में 2 लाख का नुकसान हो गया, तो बस गवर्नमेंट बोलेगी भाई अगर प्रॉफिट होता तो हम आपसे टैक्स नहीं लेते, और लॉस है तो भी आप ही जानो, आप रोते क्यों हो गया जो हो गया, कोई बात नहीं, मेहनत करो, तो गवर्नमेंट आपको बोल देगी। ठीक है। तो एक और बात है कि जैसे मैंने अभी शुरू में बात जब कही तो मैंने कहा कि एक हेड दूसरे हेड की मदद करता है। तो सपोज करो आपको हाउस प्रॉपर्टी से 1 लाख का नुकसान है और आपने कैजुअल इनकम में 7 लाख रुपए जीता। मान लीजिए कि आपने हॉर्स रेस पे दांव लगा के 7 लाख रुपए जीता, तो ये वाला जो 1 लाख रुपए का नुकसान है वो आप कैजुअल इनकम से सेट ऑफ नहीं कर सकते। इनफैक्ट रूल ये है कि आप किसी भी लॉस का, किसी भी हेड में हो रहे लॉस को कैजुअल इनकम से सेट ऑफ नहीं कर सकते। किसी भी लॉस को कैजुअल इनकम से सेट ऑफ नहीं कर सकते। इसका मतलब होती है कैजुअल इनकम हमेशा टैक्सेबल होती है, पूरी तरह टैक्सेबल होती है एंड हाईली 30% रेट से टैक्सेबल होती है। यू कैन नॉट सेट ऑफ अ लॉस फ्रॉम कैजुअल इनकम। ठीक है। इसके बाद है कि अगर जैसे मान लीजिए कि आपको 2021 के अंदर हाउस प्रॉपर्टी हेड में 2 लाख का नुकसान हुआ। ठीक है। आपने आस पड़ोस के हेड से एडजस्ट करने की कोशिश की, आपने बिजनेस प्रोफेशन, कैपिटल गेन, अदर सोर्स, सैलरी वगैरह हेड से एडजस्ट करने की कोशिश की, और मान लेते हैं कि आप 2 लाख रुपए के लॉसेस को सेट ऑफ नहीं कर पाए, और कहानी बढ़ा देते हैं कि आपको नुकसान तो 5 लाख का हुआ था, 5 लाख में से जैसे तैसे आपने थोड़ा बहुत तो सेट ऑफ कर लिया, पर 2 लाख आप सेट ऑफ नहीं कर पाए, तो ये आगे कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। अब बात यह है कि जब ये कैरी फॉरवर्ड होगा नेक्स्ट ईयर के लिए, नेक्स्ट असेसमेंट के लिए, मान लीजिए कि आपका नेक्स्ट असेसमेंट ईयर है 22-23, तो बाद में आप पड़ोसी हेड के पास नहीं जा पाएंगे, बाद में आपको हाउस प्रॉपर्टी हेड में ही जाना पड़ेगा। कहने का मतलब है 1 साल जब ईयर चल रहा होता है, जैसे अभी मान लीजिए कि असेसमेंट ईयर 21-22 चल रहा है जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, तो उस समय तो एक हेड का लॉस आपस में भी किसी हेड से हेल्प ले सकता है। लेकिन जब 1 साल बीत जाता है तो फिर आपको आपका हेड ही मदद कर सकता है। अगर वो लॉस कैरी फॉरवर्ड हुआ तो आप फिर सेम हेड में ही जा सकते हो, फिर आप डायगनली टेढ़े मेढ़े नहीं जा सकते। तो अपन ऐसी कहानी के लिए याद करें कि मान लीजिए खुदा ना खास्ता किसी का एक्सीडेंट हो जाता है, तो एक्सीडेंट अगर हो जाएगा किसी का, तो सबसे पहले तो घर वाले ही मदद करेंगे,
और उस समय तो हो सकता है कि पड़ोसी भी मदद कर दें, घर वाले, यानी इंट्रा हेड एडजस्टमेंट होगा और आस पड़ोस के लोग भी मदद कर देंगे, इंटर हेड एडजस्टमेंट भी। लेकिन एक दिन बाद जब वो बंदा हॉस्पिटल में जमा हो जाएगा तो फिर शायद पड़ोसी मदद नहीं करेंगे, फिर तो घर वाले ही मदद करेंगे, फिर तो घर वाले ही हेल्प आउट करेंगे। कहने का मतलब है अगर आपका किसी हेड में लॉस है तो फिर बाद में आपका वही हेड काम आएगा, बाद में आपका अड़ोसी पड़ोसी हेड काम में नहीं आएगा। हेलो स्टूडेंट्स, मैं विशु छतवानी। मैंने जो कॉमर्स पॉइंट ऐप बनाया है उसमें आप उसे कैसे यूज़ करेंगे मैं उसका आपको एक डेमो दे रहा हूँ। सबसे पहले आप अपने प्ले स्टोर पे जाएंगे और आप वहाँ पे कॉमर्स पॉइंट सर्च करेंगे, ठीक है सर। तो जैसे ही आपने कॉमर्स पॉइंट सर्च किया तो आपके सामने देखिएगा ये इस तरह से कॉमर्स पॉइंट का लोगो आएगा, ठीक है। मैंने इसे पहले ही डाउनलोड कर रखा है तो इसलिए मेरे पास ओपन का ऑप्शन आ रहा है, आपके पास इंस्टॉल का ऑप्शन आएगा, ठीक है। तो ये ओपन कर लिया आपने इसको, ठीक है। जैसे ही आपसे ये वगैरह नाम वगैरह पूछेगा, मोबाइल नंबर पूछेगा, वो करके आप इसको एक बार डाउनलोड जब कर लेंगे तो इस तरह से आप अगली बार ओपन कर पाएंगे। वहाँ से आप देखिए जो आपको फ्री कंटेंट यूज़ करना है उसके लिए आप ऊपर स्टडी मटेरियल देख रहे होंगे, तो वहाँ आप स्टडी मटेरियल पे जाइएगा। स्टडी मटेरियल पे जब मैं डॉक्यूमेंट्स फाइल अपलोड करूँगा तो वो आपको स्टडी मटेरियल में दिखाई देगी और जो मैंने वीडियोस अपलोड कर रखे हैं वो वीडियोस सेक्शन में दिखेंगे। तब आप फिर वीडियोस पे जाइएगा। वीडियोस पे जाके मैंने इसे सब्जेक्ट वाइज बांट रखा है, लाइक ऑडिट, जीएसटी, इनकम टैक्स, फाइनेंशियल मैनेजमेंट, स्टैटिस्टिक, कॉर्पोरेट अकाउंटिंग, अलग अलग सब्जेक्ट्स हैं। तो आपका जो सब्जेक्ट हो आप उसमें जाइए। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए कि आपका मैनेजमेंट अकाउंटिंग सब्जेक्ट है, ठीक है। ये कहीं सेकेंड ईयर में होता है, कहीं थर्ड ईयर में होता है। आप वहाँ पर क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद मैंने उसे चैप्टर वाइज बांट रखा है। तो फॉर एग्जांपल आपको कैश फ्लो चैप्टर पढ़ना है तो आप कैश फ्लो पे गए और वहाँ कैश फ्लो पे जाके आप जो चैप्टर पढ़ना चाहें उसे आप पढ़ सकते हैं और आराम से उसे आप क्लिक कीजिएगा, वो इजीली प्ले हो जाएगा। तो मैं आपको ये समझा रहा था कि अगर आपका इस साल का हाउस प्रॉपर्टी का लॉस है तो आप इस साल तो किसी और हाउस प्रॉपर्टी की, बिजनेस प्रोफेशन की, कैपिटल गेन की, अदर सोर्स की, यहाँ तक कि सैलरी हेड की मदद भी ले सकते हो, जो जनरली बीपी की मदद नहीं कर सकता बट एचपी की मदद तो करता है। लेकिन करंट ईयर बीत जाने के बाद अगर आपको लॉस को कैरी फॉरवर्ड करना पड़ा, बाय द वे लॉस किसी वजह से कैरी फॉरवर्ड हुआ, जैसे सपोज करो कि आपको 7 लाख का नुकसान था, 3 लाख रुपए तो आपने यहाँ से सेट ऑफ कर लिया, बाकी अब जो 4 लाख रुपए कैरी फॉरवर्ड होगा वो नेक्स्ट ईयर में वो मदद आपकी केवल हाउस प्रॉपर्टी ही करेगा। अब अड़ोसी पड़ोसी हेड, आसपास के हेड आपकी मदद नहीं करेंगे। पहले उन्होंने कर दी करंट ईयर में, वो तो ठीक है, लेकिन नेक्स्ट ईयर में हाउस प्रॉपर्टी का लॉस आप हाउस प्रॉपर्टी हेड से ही एडजस्ट कर पाएंगे। अच्छा, ये आप बिल्कुल इमीडिएट अगले साल में कर पाएंगे, उसके बाद कर पाएंगे, ऐसा आपको 8 साल तक मौका मिलेगा। तो दैट इज़ अगर आपको कभी भी यहाँ नुकसान हुआ है, मान लीजिए कि आपका असेसमेंट ईयर 21-22 में नुकसान हुआ है, तो आप आने वाले 8 वर्षों में आप उसे सेट ऑफ कर सकते हैं, उसके बाद वो लैप्स कर जाएगा। इसी तरह अगर आपको बिजनेस का लॉस है तो इस साल तो आप आस पड़ोस से सेट ऑफ कर सकते हो, अगले साल आप केवल उसका सेट ऑफ बिजनेस से ही कर पाओगे और ये सेट ऑफ आपको अगले 8 साल के अंदर करना पड़ेगा। अगर आपको स्पेकुलेशन लॉस है, अगर मान लीजिए कि आपको स्पेकुलेशन लॉस है तो उसे वैसे भी आप करंट ईयर में सेट ऑफ नहीं कर सकते, ना बिजनेस से सेट ऑफ कर सकते हो ना आसपास से सेट ऑफ कर सकते हो, तो वो कैरी फॉरवर्ड होगा और वो अगले 4 साल के लिए कैरी फॉरवर्ड होगा। आपको अगले 4 साल में अगर कमाई होती है तो इस नुकसान की आप भरपाई कर सकते हो। सपोज यहाँ पे आपको 3 लाख का नुकसान है और अगले साल आपको 1 लाख का प्रॉफिट हो गया तो 1 लाख एडजस्ट कर लेना, अगले साल फिर 2 लाख रुपए कैरी फॉरवर्ड करके बाद में एडजस्ट कर लेना। अच्छा, अगर कैपिटल गेन हेड में लॉस हो तो अपने को पता है कैपिटल गेन हेड अड़ोस पड़ोस से मदद नहीं लेता। ऐसे में अगर आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस है और वो कैरी फॉरवर्ड होता है तो वो अगले 8 साल में आप एडजस्ट कर सकते हो, और अगर आपका शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस है तो वो भी अड़ोसी पड़ोसी से मदद नहीं ले सकता, तो वो भी आप अगले 8 साल के लिए एडजस्ट कर सकते हो। और शॉर्ट टर्म को आगे जाके आप लॉन्ग टर्म से भी सेट ऑफ कर सकते हो और लॉन्ग टर्म को तो केवल लॉन्ग टर्म से ही सेट ऑफ कर सकते हो। इसी तरह से अगर आप हॉर्सेस को मेंटेन करते हो
हॉर्स रेस में पार्टिसिपेट करते हैं, उन हॉर्सेस को मेंटेन करते हुए एक खास तरह का बिजनेस आप करते हो, तो वो अगर आपको लॉस है तो वो आसपास से सेट ऑफ नहीं होगा, उसे आपको कैरी फॉरवर्ड करना पड़ेगा और अगले 4 साल के अंदर आप उसे सेट ऑफ कर सकते हैं। 4 साल, तो ये आपको टाइम लिमिट याद रखनी है। स्पेकुलेशन लॉस में 4 साल की लिमिट है और हॉर्स मेंटेनेंस बिजनेस में 4 साल की लिमिट है, अदरवाइज आपकी लिमिट 8 साल की है। रूल 5 कहता है कि यदि किसी बिजनेस को बंद कर दिया जाए तो भी उसके लॉस को 8 साल तक सेट ऑफ किया जा सकेगा, अर्थात बिजनेस बंद किए जाने के बाद भी करदाता को अपने लॉस को सेट ऑफ करने का अधिकार होता है। इसका मतलब ये है कि सपोज कीजिए कि किसी व्यक्ति ने कपड़े का बिजनेस किया और वहाँ पे उसको 5 लाख का नुकसान हो गया, तो इस बैड एक्सपीरियंस के बाद उसने अपना बिजनेस बंद कर दिया और मान लीजिए कि उसने इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स की दुकान खोल ली। अब बात यह है कि अगले साल उसने इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स की दुकान खोली और बहुत अच्छी किस्मत रही, उसने 10 लाख रुपए कमा लिया या 12 लाख रुपए कमा लिया। नाउ द क्वेश्चन इज कि ये 5 लाख रुपए का लॉस सेट ऑफ हो पाएगा या नहीं, क्योंकि आपके मन में कहीं ना कहीं ये दुविधा रहेगी कि भाई क्लोथ बिजनेस का लॉस अपन इलेक्ट्रॉनिक बिजनेस के प्रॉफिट से सेट ऑफ कर सकते हैं क्या? बिल्कुल कर सकते हैं सर। अगर आपने बिजनेस को बंद कर दिया है, अबंडन कर दिया है और आप किसी उस लॉस को किसी और बिजनेस से नेक्स्ट ईयर में सेट ऑफ करना चाहते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, बिल्कुल परमिजिबल है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि बिजनेस का लॉस है, किसी और बिजनेस से आप सेट ऑफ कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। ठीक है सर। इसके बाद है कि यदि कोई करदाता किसी वर्ष में लाभ होने पर भी पुराने लॉस को सेट ऑफ नहीं करता तो वो अगले वर्ष में उन्हें सेट ऑफ करने का अधिकार खो देगा। इसे आप यूँ समझिए कि जैसे सपोज कीजिए कि एक है असेसमेंट ईयर 21-22, एक है 22-23 और एक है 23-24, ये 3 कंसेक्यूटिव असेसमेंट ईयर्स हैं। अब अगर अपन बात करें, यहाँ पे आपको 5 लाख का नुकसान हुआ, ठीक है, आप उस साल किसी और हेड से उसे एडजस्ट नहीं कर पाए, कोई बात नहीं, आपने कैरी फॉरवर्ड कर दिया तो अगले साल आपको 8 लाख का प्रॉफिट हुआ। तो रूल ये है कि आपको इसको यहाँ पे एडजस्ट कर लेना चाहिए था। मान लेते हैं कि बाय मिस्टेक आपने यहाँ पे प्रॉफिट होते हुए भी आपने इसको यहाँ पे सेट ऑफ नहीं किया, प्रॉफिट थे फिर भी आपने इसको सेट ऑफ नहीं किया और पूरे 8 लाख रुपए पे आपने टैक्स भर दिया। उसके बाद फिर आपको 12 लाख का प्रॉफिट हुआ, फिर आपको याद आया कि यार मेरे को ये लॉस सेट ऑफ करना है, तो यहाँ नियम कहता है कि आप ये सेट ऑफ नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ आपके पास सेट ऑफ पॉसिबिलिटी थी। जब यहाँ सेट ऑफ पॉसिबिलिटी थी तो फिर आपने यहाँ पे सेट ऑफ क्यों नहीं किया? तो यहाँ पे आपको ये बात समझनी पड़ेगी कि अगर कभी भी आप लॉस को कैरी फॉरवर्ड करते हैं और नेक्स्ट ईयर में, जैसे ही अपकमिंग ईयर में आपको मौका मिलता है, आपको तुरंत सेट ऑफ कर लेना चाहिए, वरना आप अपना वो राइट खो देंगे। राइट खो देने का मतलब है कि अब आपको पहले आपने 8 लाख पे टैक्स भर दिया और अब आपको ज़बरदस्ती 12 लाख पे टैक्स भरना पड़ेगा, जबकि आराम से आप 5 लाख रुपए यहाँ लेस करके, इसी ईयर की बात कर रहा हूँ, यहाँ 5 लाख रुपए लेस करके आप अपने टैक्स को कम कर सकते थे, बट आप वो चूक गए, तो इसलिए ध्यान रखने का है। ठीक है सर। नेक्स्ट, अशोधित हास, अनएब्जॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन। कई बार क्या होता है सर, आपके बिजनेस में खर्चों का इतना प्रेशर होता है, सपोज करो आपका जैसे ग्रॉस प्रॉफिट है मान लीजिए 3 लाख का, और आपके यहाँ जो एक्सपेंसेस होते हैं P&L के अंदर बहुत तरह के इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं, वो खर्चे हैं आपके 4 लाख के, और आपका जो डेप्रिसिएशन है वो है मान लीजिए 2 लाख का। तो अगर आप देखें तो आपका ग्रॉस प्रॉफिट कितना है? 3 लाख। आपके डेबिट साइड पे आइटम्स कितने हैं? आपके डेबिट साइड पे आइटम है 6 लाख के। तो आपका नुकसान कितना हुआ? आपका नुकसान हुआ 3 लाख का। अब इस 3 लाख को अपन थोड़ा बाइफर्केट करें तो अपन ये कह सकते हैं कि आपका टोटल नुकसान 3 लाख का है, वैसे जो 2 लाख का नुकसान है उसे हम कहते हैं अनएब्जॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन। अनएब्जॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन दैट इज जब आपके प्रॉफिट इतने भी सफिशिएंट ना हो कि आप डेप्रिसिएशन लगा सकें। ठीक है, अभी इस क्वेश्चन में देखिए, आपके 3 लाख के ग्रॉस प्रॉफिट के अगेंस्ट में 4 लाख के तो एक्सपेंसेस ही हैं, आपके पास डेप्रिसिएशन लगाने जितने प्रॉफिट्स भी नहीं है, तो ये जो 2 लाख रुपए का लॉस क्रिएट होगा, इट विल नोन एज अनएब्जॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन। बाकी का ये जो 1 लाख है उसे आप बिजनेस लॉस की कैटेगरी में रखेंगे, और ये जो कुल मिला के 3 लाख का नुकसान है, लेकिन ये जो 2 लाख का नुकसान है ये अनएब्जॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन है। अब आप कहेंगे सर इसको अलग करने का क्या तुक है? अलग करने का तुक ये है कि इसको आप इनफाइनाइट पीरियड तक एडजस्ट कर सकते हो। जैसे बिजनेस के लॉस को
वैसे आप 8 साल तक कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो, 8 साल तक सेट ऑफ कर सकते हो। लेकिन जो डेप्रिसिएशन अनएब्जॉर्ब्ड है, ठीक है, उसको आप इनफाइनाइट पीरियड तक एडजस्ट कर सकते हो। दैट्स वाई अनएब्जॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन को समझना ज़रूरी है। कहता है कि यदि कोई बिजनेस डेप्रिसिएशन को वसूल ना कर पाए तो उसे अनएब्जॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन कहते हैं, और इसे अगले वर्षों में किसी भी हेड से एडजस्ट कर सकते हैं। अब एक और बात है कि अगर जैसे बिजनेस का लॉस है तो नेक्स्ट ईयर में वो बिजनेस के प्रॉफिट से ही सेट ऑफ हो सकता है, ठीक है, यही रूल था। लेकिन अगर अनएब्जॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन है तो वो बिजनेस प्रोफेशन के अलावा बाकी हेड से भी एडजस्ट हो सकता है। तो ये बहुत ही कमाल की आइटम है, ठीक है। तो बाद में अगले साल में भी ये डायगोनल एडजस्ट हो सकता है, इधर उधर से एडजस्ट हो सकता है, लेकिन अभी भी इनकी सैलरी हेड से तो खुन्नस है ही है। सैलरी हेड से तो उनकी टसल चली रही है। वहाँ बिजनेस प्रोफेशन का लॉस, इवन अनएब्जॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन भी सैलरी हेड से सेट ऑफ नहीं हो सकता। तो अनएब्जॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन में हमने दो खास बातें देखी, इनफाइनाइट पीरियड है और डायगोनल, यानी इधर उधर से अड़ोस पड़ोस से अगले साल में जाके भी आप सेट ऑफ कर सकते हैं, ठीक है। तो इसलिए इसको समझना पड़ना ज़रूरी था। इसके बाद अगर अपन बात करें, अब थोड़े से पॉइंट बचे हैं, लॉस को एडजस्ट करने का जो क्रम बताया गया है वो तो फॉलो करना ही है। इसके अलावा सीक्वेंस ये होगा, दैट इज़ अब यहाँ पे एक स्क्रीन पे आ रहा है कि आप क्या करेंगे। सबसे पहले आपको करंट ईयर में जो साइंटिफिक रिसर्च होते हैं, साइंटिफिक रिसर्च में जो खर्चा होता है, सबसे पहले आपको वो लॉस अगर है तो उसे सेट ऑफ करना है। उसके बाद आपको करंट ईयर का डेप्रिसिएशन चार्ज करना है। फिर भी अगर आपके पास प्रॉफिट पड़े हैं तो पुरानी आइटमों में से आप बिजनेस लॉस को ले सकते हैं, फिर आप पिछले साल के डेप्रिसिएशन को ले सकते हैं, लास्ट ईयर के फैमिली प्लानिंग एक्सपेंस को ले सकते हैं, और लास्ट ईयर के साइंटिफिक रिसर्च खर्चों को ले सकते हैं। तो आप क्या समझे, अगर आपके पास बिजनेस के अंदर प्रॉफिट है तो पहले तो आपको करंट ईयर के खर्चों पे जोर देना है, और करंट ईयर के खर्चों को जोर देने के बाद आपको पिछले साल की आइटम्स को आगे लाना है। उसमें आप देखो, बिजनेस लॉस को आप पहले आगे लेके आए हैं और डेप्रिसिएशन को आप बाद में लेके आए हैं। इसका रीज़न यही है कि बिजनेस लॉस को सेट ऑफ करने के लिए आपको 8 साल का ही मौका मिलेगा और डेप्रिसिएशन को आप इनफाइनाइट पीरियड तक सेट ऑफ कर सकते हो। इसीलिए इन्होंने प्रायोरिटी वाइज इस तरह से रखा है। बाकी जो फैमिली प्लानिंग के खर्चे होते हैं वो केवल कंपनी एसएससीज को अलाउ होते हैं, जनरली इंडिविजुअल या पार्टनरशिप फर्म्स वगैरह को अलाउ नहीं होते। और करंट ईयर के साइंटिफिक रिसर्च को जहां अपन ने यहाँ सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी दी है, वहीं लास्ट ईयर के साइंटिफिक रिसर्च को, एक्सपेंसेस को अपन ने सबसे लास्ट में रखा है। तो ये सीक्वेंस आपको याद रखना है। प्रॉफिट अगर आपके पास है तो इस तरह से सेट ऑफ करना है। इसके बाद आखिरी दो नोट आ रहे हैं। अगर आपको डिविडेंड मिलता है किसी इंडियन कंपनी से तो वो हमेशा अदर सोर्स में जाएगा। देखिए, ये तो सबको पता है कि डिविडेंड उसको मिलता है जिसके पास शेयर्स हों। अब शेयर्स लोगों के पास दो तरह से होते हैं। कुछ लोग तो शेयर्स में इन्वेस्ट करते हैं, उनकी लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजी होती है, वो शेयर्स में इन्वेस्ट करते हैं। कुछ लोग शेयर्स को ट्रेडिंग के पर्पज से रखते हैं, दैट इज़ सस्ता होता है तो खरीद लेते हैं, महंगा होता है तो बेच देते हैं। बात यह है कि अगर किसी व्यक्ति को डिविडेंड मिला तो बगैर ये इंटेंशन देखे कि उसने शेयर्स को इन्वेस्टमेंट के लिए होल्ड किया है या ट्रेडिंग के लिए होल्ड किया है, डिविडेंड की इनकम हमेशा अदर सोर्स में जाती है। मतलब ये पॉइंट सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड का नहीं है, मैं जनरल डिस्कशन बता रहा हूँ कि डिविडेंड की इनकम का नेचर ऐसा है कि वो हमेशा इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में जाती है। आपको ये पता ही है कि असेसमेंट ईयर 21-22 से ये पूरी तरह से टैक्सेबल हो गई है। उससे पहले 10 लाख तक की लिमिट थी, उससे पहले एग्जेम्प्ट भी था, लेकिन असेसमेंट ईयर 21-22 ऑनवर्ड्स डिविडेंड फ्रॉम डोमेस्टिक कंपनी और यू कैन से इंडियन कंपनी, ये फुल्ली टैक्सेबल हो गया है और ये हमेशा अदर सोर्स में टैक्सेबल होगा। अब इसके ऊपर TDS वगैरह के प्रावधान भी हैं। और इसी तरह से आपको याद रखना है कि फर्म से जो अगर आपको शेयर मिलता है, जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले ABC का एग्जांपल बताया था, तो अगर पार्टनर को फर्म से जो शेयर मिलता है वो एग्जेम्प्ट होता है, उस पर टैक्स भरने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर लॉस होता है तो उस लॉस को भी आप कुछ नहीं कर पाएंगे, उस लॉस को भी आप कैरी फॉरवर्ड नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो टैक्स फ्री सोर्स के मामले में आपको ध्यान रखना है, ना तो सेट ऑफ होगा ना कैरी फॉरवर्ड होगा, ठीक है सर। हो गया है ख़त्म। होप वीडियो आपके लिए यूज़फुल रहा होगा। लगता है तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बहुत सारे वीडियोस चैनल पे आपको मिलेंगे।